हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, राइट, यानी अब निकालेंगे ई निरक्ष। पिछली बार हमने निकाला था ई अक्षीय। तो देखिए, जस्ट तो पहले से अपने पास क्या है, ये द्विध्रुव है, ए बी क्या है, द्विध्रुव है। तो द्विध्रुव के लिए क्या होगा, -q + q, और ये इसका मध्य बिंदु O, ठीक है। मध्य बिंदु क्या है, O है, राइट। इनके बीच की दूरी कितनी होती है, 2a। इनके बीच की दूरी कितनी होती है, द्विध्रुव के मध्य दूरी 2a होती है। तो ये इसका मध्य बिंदु है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, a, और ये डिस्टेंस भी a होगी, राइट। तो हमें इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु के निरक्ष, मतलब इसके निरक्ष द्विध्रुव के निरक्ष का मतलब इससे परपेंडिकुलर किसी बिंदु P पर स्थित पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, राइट। तो ये मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितनी है, r पर है, राइट भाई। ये डिस्टेंस कितनी है, r पर है, राइट। तो हमें इस बिंदु पर निकालना है विद्युत क्षेत्र। तो इसके लिए डायग्राम है, राइट भाई। तो देखिए, दोबारा समझिए इसको, एक बार डायग्राम को। सबसे पहले ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु हो गया, राइट भाई। ये इसका मध्य बिंदु ओ हो गया, राइट। तो -q आवेश है, ये +q आवेश है, ठीक है। तो इससे हमें बिंदु r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P स्थित है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, राइट भाई। तो सबसे पहले अब यहाँ देखो +q आवेश के कारण पहले निकालते हैं, +q आवेश के कारण। तो +q आवेश के कारण मैंने आपको बताया था, +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वो किधर की होती है, विद्युत क्षेत्र रेखा कैसे आती है, भार की ओर जाती है। कैसे आती है, भार की ओर, ठीक है। तो भार की ओर, तो मान लेते हैं ये इससे कौन बना रहा है, थीटा कौन बना रहा है। तो इससे विद्युत क्षेत्र की रेखा कैसे जाएगी, भार की ओर जाएगी, इस तरह से। ये क्या होगी, E1 होगी, राइट भाई। तो इससे एंगल कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, राइट भाई। अब देखिए, ये बाहर की ओर हो गई, इसकी डायरेक्शन क्या है, बाहर की ओर है। अब देखिए दूसरा आवेश के कारण, ये तो +q आवेश के कारण निकाला था अपन ने, +q आवेश के कारण। अब दूसरा निकालते हैं -q आवेश के कारण। तो -q आवेश के कारण क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की रेखा क्या होती है, अंदर की ओर आती है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की रेखा कैसे आती है, अंदर की ओर आती है, राइट। तो ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की रेखा कैसे आएगी, अंदर की ओर आएगी, ये अंदर की ओर, ठीक है। तो ये कितना एंगल बना रहा है, इससे ये रेखा कितने एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना लेते हैं, थीटा एंगल बनाती है, राइट भाई। अब देखिए दोनों की डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन यहाँ पर है, इसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है। अब दोनों क्या है, अलग अलग दिशाओं में है। तो दोनों अलग अलग दिशाओं में है, तो इनके कारण क्या निकालते हैं, हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, उसके लिए हमें इसका घटक निकालना पड़ेगा। तो घटक के लिए क्या करते हैं, ठीक है। तो घटक के लिए हम क्या करते हैं, इनको दो भागों में तोड़ते हैं, कोस थीटा और साइन थीटा में। तो इसका घटक कितना होगा, अब देखिए यहाँ पर इसका एंगल बनाते हैं थीटा। तो एक लाइन है यहाँ से, ये इसके समांतर है, कौन सी लाइन के समांतर है, ए बी लाइन के समांतर है, राइट। तो ए बी लाइन के समांतर है, तो क्या होगा, अब देखिए हम जानते हैं कि
एकांतर कोण से, एकांतर कोण, ये लाइन ये रही और ये लाइन ये रही। एकांतर कोण क्या है, जैसे ये एंगल जितना होगा और ये लाइन एंगल इतना ही होगा। ये तब कब पॉसिबल है, जब ये लाइन और ये लाइन क्या हो, समांतर हो। ठीक है, तो ये लाइंस और ये लाइंस क्या है, समांतर है। समांतर है तो ये एंगल कितना होगा, ये भी एंगल थीटा होगा। ठीक है, ये एंगल कितना होगा, थीटा। राइट भाई, कितना होगा, थीटा। राइट भाई, अब देखिए नेक्स्ट हम ये E2 है। राइट, अब देखिए जितना एंगल ये है उतना एंगल यहाँ पे आएगा। क्यों आएगा, इसके लिए हम आगे देखेंगे कि जो E1 का परिमाण है और E2 का परिमाण है वो दोनों का मान क्या आता है, समान आता है। ठीक है, नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे अपन। तो उसमें जो E1 का परिमाण और E2 का परिमाण, मतलब इसका परिमाण और इसका परिमाण सेम है। अगर ये परिमाण सेम है तो इनके बीच बनने वाला एंगल भी क्या होगा, सेम ही होगा। राइट भाई, ठीक है। अब देखिए, अब इसका घटक लेते हैं, E1 का घटक लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 11वीं क्लास में कि जैसे ये R है तो इसका घटक कितना होगा, जहाँ पर एंगल थीटा बनता है तो ये R कोस थीटा होता है और ये R साइन थीटा होता है, इसका लंबवत घटक। ठीक है, R के दो घटक हो गए, R कोस थीटा क्षैतिज घटक और R साइन थीटा ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है, जिसके साथ थीटा बनता है वहाँ पर कोस थीटा आता है। और लंबवत घटक कितना होता है, R साइन थीटा। अब उसी तरह यहाँ पे देखिए E1 के घटक लेना है, यहाँ पे R का घटक लिया था, यहाँ पे E1 के घटक लेने हैं। तो जिसके साथ थीटा बनता है तो ये कौन सा आएगा आपका, E1 कोस थीटा आएगा यहाँ पर, E1 कोस थीटा। ठीक है, इसका लंबवत घटक कौन सा आएगा, क्योंकि ये इधर की तरफ है तो ये किधर की तरफ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, तो वो कितना आएगा, E1 साइन थीटा। राइट भाई, E1 साइन थीटा आएगा। नेक्स्ट, अब देखो E2 का घटक भी लेते हैं। E2 का घटक देखिए, तो देखिए ये इसके साथ थीटा कौन बना रहा है, तो थीटा कौन बना रहा है, तो इसके साथ ये क्या हो जाएगा, E2 साइन थीटा, E2 कोस थीटा, सॉरी E2 कोस थीटा हो जाएगा। राइट भाई, और ये क्या है, नीचे की ओर डायरेक्शन जा रहा है तो इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, दूसरे घटक, लंबवत घटक, इसके लंबवत घटक ऊर्ध्वाधर घटक। जैसे यहाँ पे R साइन थीटा था, यहाँ पे E2 साइन थीटा आएगा, E2 साइन थीटा। ठीक है ना, तो ये अपना डायग्राम क्या है, कंप्लीट हुआ। राइट भाई, अब इसका डेरिवेशंस देख लेते हैं। ठीक है, तो डेरिवेशंस के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले 2-3 चीज़ कैलकुलेट कर लेते हैं डेरिवेशंस करने से पहले। वो देखिए, तो पहले त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज AOP से कौन से त्रिभुज, AOP से। अब देखिए ये कितना है, 90 डिग्री है, लंबवत है भाई, 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री के सामने हम जानते हैं कि ये क्या होता है, कर्ण होता है, कर्ण। ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। और लंब की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है। ये दूरी कितनी है, यहाँ पे मैंने शो कर रखी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये R है भाई। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी है, R है यहाँ से यहाँ तक की। राइट भाई, अब देखिए नेक्स्ट, तो क्या होगा, त्रिभुज AOP से कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कर्ण कितना है, यहाँ से AP ले लो चाहे P ले लो, AP का स्क्वायर। लंब कितना होगा, यहाँ पर लंब होगा R का स्क्वायर। आधार कितना है, देखो यहाँ की डिस्टेंस कितनी थी, टोटल ट्वाइस A थी, टोटल डिस्टेंस कितनी थी, ट्वाइस A। अब देखिए ये इसका मध्य बिंदु है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये A होगी, ये भी A होगी। राइट भाई, तो कितना है आधार, A है, A का स्क्वायर। ठीक है, तो AP स्क्वायर की वैल्यू कितनी, AP की वैल्यू कितनी हुई, रूट में आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर हट गया यहाँ से, तो कितना आएगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, सेम इसी तरह इसमें भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं त्रिभुज BOP में। ठीक है, इसी प्रकार त्रिभुज BOP में भी क्या आएगा आपका, BP भी क्या आएगा, सेम ही आएगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, सेम प्रोसीजर वही है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो वही प्रोसीजर से हम क्या निकालेंगे, BP निकालेंगे। राइट, अब देखिए इसमें cos थीटा निकालते हैं, वो आगे यूज आएगा डेरिवेशन में। ठीक है, तो cos थीटा क्या है, इसी में निकालते हैं। देखिए त्रिभुज AOP से कितना हो जाएगा, cos थीटा कितना होता है, आधार बटा कर्ण,
आधार बटे कर्ण, ठीक है, ये आधार है। अब देखिए cos थीटा, आधार कितना होगा इसमें, इसका OA बटे AP, ठीक है। OA की वैल्यू कितनी है, A है, और AP की वैल्यू अभी हमने अभी कैलकुलेट करी थी, कितना हो जाएगा, √r² प्लस a², ठीक है। तो cos थीटा इस तरह से आएगा, तो ये हम आगे यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, cos थीटा इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब ये वैल्यू आपको याद रखनी है अभी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, ठीक है। बिंदु बी पर स्थित, बिंदु बी पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, तो वो क्या माना था, प्लस क्यू आवेश के कारण मैंने 1 माना था, तो यहाँ पे कितना आएगा, E1 की वैल्यू कितनी आएगी, KQ/R²। अब R² कितना आएगा, BP का स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन के लिए क्या लगाएंगे, यहाँ पे एरो लगाएंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन किसके अनुसार आएगी, BP के अनुसार, BP के अनुदिश। क्यों, देखो इसकी डायरेक्शन देखो, यहाँ जा रही है, ऐसे जा रही है, तो BP के अनुदिश होगी इसकी, राइट, ठीक, ये हो गया। अब BP की वैल्यू हमने अभी निकाली थी AP और BP की, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, KQ/√R² प्लस a², ये वैल्यू आई थी अभी, और इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है। वो डायरेक्शन क्या है, BP के अनुदिश है, ठीक है। अब देखो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, कितना आएगा फाइनली अपने पास, E1 सदिश आएगा KQ/R², a², ठीक है। तो वही दिशा क्या आएगी इसकी, BP के अनुदिश, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, समीकरण 1 हो जाएगी, समीकरण 1 हो गई, ठीक है भाई, समीकरण 1। नेक्स्ट, अब देखो ये अपन ने निकाला है जो बिंदु बी पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण था, राइट। अब निकालेंगे बिंदु ए पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण, ठीक है। माइनस क्यू आवेश के कारण क्या आएगा, अब देखिए यहीं पे मैं चेंज कर देता हूँ इसी को, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखो तो देखिए बिंदु ए पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो क्या है, बिंदु ए पर है, तो इसको हमने क्या दिया था, E2 नाम दिया था, तो E2 दिया था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये सारा आपका E2 हो जाएगा, राइट भाई, कितना हो जाएगा, E2 KQ/, अब ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से, AP है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका AP का स्क्वायर हो जाएगा, AP, राइट। अब देखिए यहाँ पे AP का स्क्वायर है, और इसकी दिशा देखिए, दिशा देखो इधर की ओर आ रही है, तो दिशा है इसकी PA के अनुदिश, तो यहाँ पे आ जाएगी, दिशा आ जाएगी इसकी PA के अनुदिश, ठीक है भाई, दिशा क्या हो जाएगी, PA के अनुदिश हो जाएगी इसकी, राइट। बाकी सारा सेम इसी में वही है, तो यहाँ पे दिशा PA के अनुदिश हो जाएगी, PA, और यहाँ पे E2 आएगा, राइट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका PA के अनुदिश, तो ये समीकरण 2 हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। बिल्कुल सेम प्रोसीजर वही है जैसे हमने समीकरण 1 के लिए किया था, पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, बिंदु ए पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण हो जाएगा, ठीक है, E2 हो जाएगा। E2 के अलावा यहाँ पे आपका जो इनके बीच की दूरी है AP का स्क्वायर, बाकी आपका सारा सेम वही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम इन दोनों का क्या लेंगे, मापांक लेंगे, ठीक है, मापांक लेने पर, समीकरण 1 व 2 से मापांक लेने पर, राइट। तो देखिए समीकरण 1 व 2 से मापांक, मैग्नीट्यूड मापांक लेने पर
मापांक लेंगे तो कितना आएगा, E1 सदिश बराबर E1 सदिश और E2 सदिश, ठीक है। E1 सदिश की वैल्यू कितने आएगी, मापांक KQ अपॉन R स्क्वायर A स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे थी दिशा, थी अपनी दिशा थी BP के अनुदिश, BP के अनुदिश थी, अनुदिश थी, ठीक है। इसका मापांक लेंगे, ठीक है। मापांक लेंगे तो क्या आएगा, इसका मान यही आएगा E1 का मान कितना आएगा KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर ही आएगा, राइट भाई। ये वैल्यू आएगी E1 का मान, राइट भाई। E1 का मान ये आ गया। इसी प्रकार E2 का भी हम मापांक लेंगे, E2 का भी मापांक लेंगे तो क्या आएगा, राइट भाई। तो देखिए इसी का ही मैं यहीं पे ले लेता हूँ, E2 का मापांक लेंगे तो इसका भी मापांक लेंगे, ठीक है। समीकरण 2 का, तो समीकरण 2 का मापांक लेंगे तो अपने पास क्या आएगा, KQ अपॉन R स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। तो देखिए तो E2 का मापांक भी क्या आएगा, KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों का मापांक क्या आएगा, यही आएगा। अब देखिए दोनों से कंपैरिजन करो, तो दोनों से कंपैरिजन तो इसका मान और इसका मान दोनों का मान सेम है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, E1 और E2 का मान सेम कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि जब E1 और E2 का मान सेम है तो एंगल थीटा और ये भी थीटा क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि E1 और E2 का मान क्या है, सेम आया है। तो देखिए E1 और E2 का मान क्या है, सेम है। और इसको मैं कर देता हूँ बराबर, E1 बराबर E2 और इसका मान आया था अपने पास KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का ये आया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, समीकरण 3 कर दो इसमें, ठीक है। तो दोनों का मान क्या हुआ, सेम हुआ। अब देखिए इसके परिणाम ही निकालते हैं, टोटल कुल परिणाम। ये तो इंडिविजुअल निकाला था अपन ने, किसके कारण निकाला था, प्लस क्यू आवेश के कारण और माइनस क्यू आवेश के कारण, दोनों कारण निकाल लिया। अब इनका दोनों के परिणाम ही निकालते हैं, दोनों के निकाय के कारण। तो देखिए तो अपने पास क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ये देखिए घटक दोनों एक ही दिशा में है, E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा दोनों क्या है, एक ही दिशा में है। तो एक ही दिशा में होने के कारण क्या हो जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों क्या है, जुड़ जाएंगे, राइट भाई, ठीक है। जो कोस थीटा क्षैतिज घटक है वो दोनों क्या है, एक ही दिशा में है और एक ही दिशा में होने के कारण क्या हुए हैं, जुड़ जाएंगे। और इनकी जो दिशा होगी वो क्या होगी, इसकी द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत होगी। तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर की ओर होती है, माइनस से प्लस की ओर होती है, ठीक है भाई। जो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है वो किधर की ओर होती है, माइनस से प्लस की ओर होती है। परंतु यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो क्या है, इसके अपोजिट है, ठीक है भाई। इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, इसके अपोजिट है। देखो ये इधर की ओर जा रहा है माइनस से प्लस की ओर और ये जा रहा है प्लस से माइनस की ओर। तो वहाँ पे कितना हो जाएगा कुल परिणामी, तो ई निरक्षीय है, उसको क्या बोलेंगे, ई निरक्ष, ई निरक्ष बोलेंगे, ठीक है भाई। तो ई निरक्ष कितना आएगा, E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा कोस थीटा, राइट। और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस पी कैप हो जाएगी, राइट भाई, माइनस पी कैप। माइनस पी कैप क्यों आया, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत दिशा में है ये, क्योंकि द्विध्रुव के आघूर्ण की दिशा इधर तरफ चलती है माइनस से प्लस की ओर और ये रिवर्स विपरीत दिशा में चल रही है, तो इस कारण माइनस पी कैप आया, राइट। अब यहाँ से देखो E1 और E2 का मान क्या है, सेम है, E1 और E2 का मान सेम है। तो E2 की जगह क्या कर देंगे, E1 रख देंगे, तो ठीक है। तो E2 बराबर E1 रखने पर तो कितना आएगा, ई निरक्ष आ जाएगा अपने पास E1 कोस थीटा, राइट भाई। और यहाँ पे आ जाएगा E1 कोस थीटा और ये दोनों की कितना आएगी, माइनस पी कैप आ जाएगी, ठीक है, माइनस पी कैप, सेम वही है। अब तक दोनों को ऐड करो तो ये भी E1 कोस थीटा, ये भी E1 कोस थीटा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, ट्वाइस E1 कोस थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ट्वाइस E1 कोस थीटा माइनस पी कैप, राइट भाई, ट्वाइस E1 कोस थीटा माइनस पी कैप, राइट। अब देखो यहाँ पे E1 और E2 की वैल्यू हमने पता है कितना है, KQ अपॉन R स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए अच्छा, तो इसमें दूसरा घटक हो रहा है, दूसरा घटक क्या है, E1 साइन थीटा। अब देखो E1 और E2 दोनों की वैल्यू सेम है,
तो ये भी E1 sin थीटा हो जाएगा, ये भी E1 sin थीटा हो जाएगा। तो क्योंकि E2 बराबर E1 और E2 दोनों सेम है, तो ये दोनों क्या है, वैल्यू सेम हो जाएगी। लेकिन इनकी डायरेक्शंस क्या है, अपोजिट है। देखो ये ऊपर की ओर जा रहा है, ये नीचे की ओर जा रहा है, तो डायरेक्शन विपरीत होने के कारण ये दूसरे को एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो दोनों का परिमाण तो सेम है, लेकिन दिशा विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तो यानी जो ऊर्ध्वाधर घटक है उनका कोई रोल नहीं होता है। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, विपरीत दिशा में है और इनका परिमाण भी सेम है। परिमाण क्यों सेम है कि ये भी E1 और E2 की दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो ये भी E1 sin थीटा हो जाएगा, ये भी E1 sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, दोनों का परिमाण सेम होने के कारण, परंतु दिशा विपरीत होने के कारण ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। राइट, अब देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, E1 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, और cos थीटा की वैल्यू हमने निकाल चुके थे। तो अब इस डायग्राम का कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, तो मैं डायग्राम इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए समीकरण 3 से, समीकरण 3 से E1 का मान रखने पर तो कितना आएगा, E निरक्ष बराबर कितना आएगा यहाँ से, ट्वाइस E1 की वैल्यू कितनी है, KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये तो E1 की वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ पे cos थीटा है, और cos थीटा की वैल्यू हमने पहले निकाल चुके थे। ठीक है, वो कौन सी त्रिभुज से निकाली थी, त्रिभुज AOP से, तो वहाँ से हमने cos थीटा की वैल्यू निकाली थी। तो वो वैल्यू कितनी आई थी, A अपॉन R स्क्वायर A स्क्वायर। ठीक है, और उसके ऊपर कितना आया था, रूट आया था। राइट, इस तरह से आया था, माइनस पी कैप। तो ये माइनस, ये कैप लगाया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एरो आएगा, सदिश राशि है। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं कि ए के ऊपर पावर 1 है, और यहाँ पर ए के ऊपर 1/2 पावर है। ठीक है, तो दोनों क्या है, तो दोनों का आधार सेम है, तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 1 3/2। ठीक है ना, पावर जुड़ जाती है। ठीक है, 1 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर घात के होल ब्रैकेट के ऊपर कितनी है, 1 है, तो इस कारण कितना आएगा, 1 आएगा यहाँ पर। और ये क्या है, रूट है, रूट का मतलब 1/2 है, तो टोटल कितना होगा, 3/2 हो जाएगा। राइट, अब नेक्स्ट इसमें देखिए, इसको सॉर्ट आउट, तो ई निरक्ष का सदिश ट्वाइस KQ A अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा R स्क्वायर A स्क्वायर 3/2। ठीक है, और माइनस पी कैप है, तो इस कारण इसके ऊपर एरो आया है। अब देखिए इसको इस तरह से अरेंज करते हैं, ट्वाइस A इंटू Q, तो K तो अलग कर देते हैं, K अलग कर दिया, और ये आपका ब्रैकेट में R स्क्वायर A स्क्वायर 3/2, तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस AQ। ठीक है, ट्वाइस AQ, और ब्रैकेट में जाएगा माइनस पी कैप। अब देखो हम जानते हैं द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से, तो द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या होती है, P सदिश बराबर हो जाएगा ट्वाइस AQ। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ट्वाइस AQ आ रहा है, देखो यहाँ पर ट्वाइस AQ, तो वहाँ पर क्या रख देंगे, P सदिश रख देंगे। तो ई निरक्ष की वैल्यू कितनी आएगी, ई निरक्ष सदिश, तो वैल्यू रखेंगे, तो देखो मैं ये यहाँ तक इरेज कर देता हूँ। कितना आ जाएगा, KP सदिश अपॉन R स्क्वायर A स्क्वायर 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस पी कैप। राइट भाई, अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यदि A का मान R से बहुत कम हो तो, अब देखो किस तरह से, देखो मैंने आपको बताया था द्विध्रुव है ये,
माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ठीक है। इनके बीच की दूरी कितनी है, ट्वाइस ए है, राइट भाई, कितनी है, ट्वाइस ए। तो ये दूरी कितनी होगी, ए और ए, क्योंकि मध्य बिंदु है। अब देखो, अब आर है आपका, आर है, ये यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, आर यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, या और ऊपर कहीं पे भी हो सकता है ज़्यादा, ठीक है ना। आर को तो हम कहीं पे भी बढ़ा सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं, कहीं बिंदु पी कहीं पे भी एग्जिस्ट हो सकता है, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है। लेकिन ए तो क्या है, फिक्स है ना, ए क्या है, फिक्स है। तो ये क्या है, बहुत कम है इसके कंपेरिजन में, आर की कंपेरिजन में। तो इस कारण क्या है, तो ए लेस देन आर है, तो इसका स्क्वायर करो, ए स्क्वायर लेस देन आर का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर क्या है, बहुत छोटा हो गया आर स्क्वायर से। तो ए स्क्वायर को नगण्य मानने पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर को नगण्य मानने पर, ठीक है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा, लगभग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद कितना हो जाएगा, ई निरक्ष का सदिश के पी सदिश, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आर स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या हो गया, नेगलेक्ट हो गया। तो यहाँ पे कितना है, 3/2 है, 3/2 माइनस पी क्या है, राइट भाई। अब देखिए यहाँ से स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो कितना आया यहाँ पे, के पी सदिश बटे आर का क्यूब आ गया, ठीक है भाई, माइनस पी क्या है, राइट भाई। तो ये अपने पास फाइनली डेरिवेशन से ही आया इसका। तो देखिए ई निरक्ष, अब देखो यहाँ पे माइनस के साथ लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस के पी सदिश बटे आर क्यूब, ये यहाँ पे केवल पी कैप आ जाएगा, तो ये ई निरक्ष हो जाएगा, ई निरक्ष का सदिश। अब देखो इसका मापांक लेते हैं, मापांक लेते तो कितना आएगा, मापांक लेने पर कितना हो जाएगा, ई सदिश निरक्ष का मापांक लिया, मापांक लेंगे तो इसका भी मापांक आएगा, माइनस के पी अपॉन आर क्यूब पी कैप, ठीक है। तो मापांक लेंगे तो कितना आएगा इसका, तो ई निरक्ष की वैल्यू आएगी मापांक लेने पर के पी अपॉन आर क्यूब आएगा, क्योंकि पी कैप का जो मापांक होता है वो कितना होता है, 1 होता है, मापांक 1 होता है। क्यों, क्योंकि ये एकांक सदिश है, और एकांक सदिश का जो मापांक होता है वो केवल 1 होता है, ठीक है। अब देखो जहाँ पर अब के भी क्या है, यहाँ पर के है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा। तो फाइनल डेरिवेशन क्या आया, राइट। अब देखो इनमें अपने दो रिलेशन निकालते हैं, ई निरक्ष और ई अक्ष में क्या संबंध है आपस में, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, देख लेते हैं। देखो ई निरक्ष तो अपने पास वैल्यू है। अब ई अक्ष की वैल्यू कितनी आई थी, ई अक्षीय की वैल्यू आई थी ट्वाइस के पी अपॉन आर क्यूब, ठीक है। तो दोनों के लिए ये सेम है, तो इनका अनुपात इनमें रिलेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, ई अक्षीय में ई निरक्षी का भाग देते हैं, ई निरक्ष का भाग देते हैं, ठीक है। इसको निरक्षीय भी बोल सकते हैं। तो ई अक्षीय की वैल्यू कितनी है, ट्वाइस के पी अपॉन आर क्यूब है, और इसकी वैल्यू कितनी है, के पी अपॉन आर क्यूब है। तो यहाँ से देखो ये वैल्यू कैंसिल हो गई, तो कितना आ गई, इसकी वैल्यू 2 आ गई। अब देखो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, ई अक्षीय बराबर कितना होगा, डबल निरक्षीय, ठीक है। ये इनमें रिलेशन है, राइट भाई।